टीचर्स को, सभी बच्चों को नमस्कार। इस एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम आज वेबिनार करने जा रहे हैं और वो कर्नाटक राज्य पर ये वेबिनार किया जा रहा है। दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को हम इस कर्नाटक राज्य के ऊपर वेबिनार कर रहे हैं, जिसपे विभिन्न टीचर जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट के जुड़े हुए हैं, जिसमें शाखा मैम है, जिसमें विजय लक्ष्मी मैम है, जिसमें सोहित है और जिसमें प्रभा नायडू मैम है, और हमारी जो हेल्प कर रहे हैं वो प्रतीक जो कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर हैं वो हमारी इसमें मदद कर रहे हैं, हमारी सहायता कर रहे हैं। तो आज हम इस वेबिनार को शुरू कर रहे हैं और जिसमें कि मैं सर्वप्रथम कर्नाटक इतिहास के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रही हूँ। कर्नाटक राज्य का इतिहास और जानकारी, अगर हम देखें तो जो कर्नाटक है वो प्राचीन इतिहास पाषाण काल की संस्कृति से जुड़ा रहा है। इतना पुराना हमारा कर्नाटक राज्य का इतिहास है और जिसके हाथों में कुल्हाड़ी हुआ करती है, यानी कि जो हमें तथ्य मिले हैं वो कुल्हाड़ी के माध्यम से मिले हैं। और प्राचीन कर्नाटक और सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 3300 वर्ष पुराना यहाँ पे तथ्य मिले हैं, जिससे हम ये प्रूफ कर पाते हैं कि जो कर्नाटक राज्य है वो सिंधु घाटी के समकालीन चल रहा था। तो जिस समय भारत में सिंधु घाटी की सभ्यता थी तो वहीं प्राचीन कर्नाटक भी हमें देखने को मिलता है। लगभग 3वीं शताब्दी में सम्राट अशोक जो मौर्य शासक थे, उनसे पहले जो था कर्नाटक जो राज्य था वहां पे नंद साम्राज्य का भाग था और 4 शताब्दी तक यहाँ सातवाहनों ने भी शासन किया है। जो सातवाहन शासक थे ये ब्राह्मण थे और जिन्होंने कर्नाटक के ज्यादातर भागों पर को अपने नियंत्रण में ले लिया था। यहाँ पिक्चर देख सकते हैं सम्राट अशोक की, और इतना बड़ा साम्राज्य हम सम्राट अशोक का देख रहे हैं, जिसमें कि कर्नाटक राज्य भी आ रहा है। जैसे ही सातवाहनों का समापन हुआ कर्नाटक में, तो वहीं उसका जो पड़ोसी निकटवर्तीय क्षेत्र था वो था कंदबा क्षेत्र था, और जो कि पश्चिमी घाटा साम्राज्य में वो उद्गम हो चुका था उनका, और अपनी उन्होंने एक स्वतंत्र राजनीतिक पहचान भी स्थापित कर ली थी। आप मैप में देख सकते हैं जो शेडेड पार्ट है वो कदम्बा अंपायर है और जिसकी स्थापना मयूर शर्मा ने की थी और इनकी राजधानी वाराणसी थी और यहाँ तक ही पहुंच गए थे। और पश्चिमी घाट गंगा साम्राज्य का तालाकाड़ा के स्थान पर अपनी राजधानी को इन्होंने गठित किया था। और अगर हम इतिहासकारों की माने, इतिहासकारों ने जो जानकारी दी है, इस जानकारी के अनुसार जो शासन प्रबंध था वो कन्नड़ भाषा थी। तो पहला जो साम्राज्य था वो कदम्बा हमने देखा, ये पहला साम्राज्य था जहाँ पे कन्नड़ भाषा का प्रयोग हुआ। और इस साम्राज्य के बाद शाही कन्नड़ साम्राज्य जैसे बदामू चालुक्य, मांडत्य खेड़ा, राष्ट्रकूट साम्राज्य, पश्चिमी चालुक्य साम्राज्यों ने दक्कन के विशाल भागों पे अपना शासन स्थापित कर लिया था और कर्नाटक को उन्होंने अपनी राजधानी भी मान लिया था। और अगर हम देखें दक्षिण भारतीय इतिहास को, तो वास्तुकला उनका प्राथमिकता थी। कन्नड़ साहित्य की अद्वितीय कला को उन्होंने संरक्षण दिया और 12वीं शताब्दी में आते आते होशल जो थे उनकी जो कला थी वो बहुत अधिक प्रमुख होने लगी थी। वर्तमान आज दक्षिण कर्नाटक में ज्यादातर भाग में इनका साम्राज्य का विरासत हमें प्राप्त होती है। और फिर चोल शासक यहाँ पे आगे आप ये मंदिर देख सकते हैं। इस मंदिर को हम दिखा रहे हैं। ये मंदिर जो है आपको होशाले साम्राज्य से आने पहले चोलों ने जब इस पे कब्जा किया तो यहाँ पे इन्होंने अपना आर्किटेक्चर, अपनी वास्तुकला को किया। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ये दक्षिण का जो आर्किटेक्चर था ये द्रविड़ स्टाइल पर था, द्रविडियन स्टाइल था। तो ज्यादातर इनके जो टेम्पल्स मिले वो मल्टी स्टोरी है। अगर आप देखो तमिलनाडु में भी अगर हम जाएंगे तो वहां पे मीनाक्षी मंदिर है जो कि मल्टी स्टोरी है। ऐसे ही कर्नाटक में पाए जाने वाले मंदिर भी मल्टी स्टोरी थे और चोल शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण किया था। पहली 17वीं के बाद होशाला के क्षेत्र में शक्तियां आ गई थी। इस समय साहित्य बहुत अधिक निखरा हुआ था। विशेष कन्नड़ साहित्य का उद्गम हुआ। वास्तुकला जो थी उनका अपना ही पहचान उन्होंने बनाई हुई थी। मूर्ति और मूर्तियों का अधिक निर्माण किया जाने लगा था। और होशाला साम्राज्य ने अपने शासन के विस्तार के तहत आधुनिक आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के छोटे भाग को भी अपने में विलय कर लिया था। और अगर हम देखें जब 14वीं सेंचुरी आई तो एक बहुत बड़ा एम्पायर कर्नाटक में बना और वो था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की सन 1336 ईस्वी में, जिस समय वो सामंत थे किसके, मोहम्मद बिन तुगलक के, दिल्ली में। तो दिल्ली में बैठे हुए मोहम्मद बिन तुगलक से आजादी पाकर इन दोनों भाइयों ने दक्कन में कर्नाटक क्षेत्र में तुंगभद्रा नदी के तट पर अपनी राजधानी बसा दी थी और उसको विजयनगर साम्राज्य कहा गया। विजयनगर
विक्ट्री, सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर। तो विजयनगर की स्थापना की गई थी इन दो भाइयों के द्वारा। और विजयनगर शासक के एक बहुत अहम शासक थे और वो थे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य की विस्तारवाद नीति अपनाई, वास्तुकला को अपनाया, अपने निकटवर्ती क्षेत्रों को जीता, जैसे कि उड़ीसा के गजपतियों को हरा दिया था, दक्कन के सुल्तानों को हराकर इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। और जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच का दोआब क्षेत्र था, जहाँ पे विजयनगर साम्राज्य ने अपना स्थान स्थापित कर लिया था। लेकिन कहा जाता है कि 1765 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में संयुक्त सेनाओं ने, दक्कन के सुल्तानों की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर साम्राज्य को हरा दिया था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, जो अपने साम्राज्य को वहां स्थापित करना चाहती थी और उसके बाजारों पर एकाधिकार करना चाहती थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को सामना करना पड़ा एक अन्य यूरोपीय शक्ति से, और वो था फ्रांस। तो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ 1746 से लेके 1742 में। दूसरा जो कर्नाटक वॉर था वो आप देख सकते हो कि 1751 में के करीब में दूसरा कर्नाटक वॉर जो था वो लड़ा गया था। तो ये कर्नाटक जो युद्ध थे, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव जो पहले गवर्नर थे इंडिया के, उन्होंने इन फ्रांसीसी शक्तियों की दावतदारों को पराजित कर दिया था, क्योंकि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी कि वो किसी अन्य यूरोपीय शक्ति को अपने देखना ही नहीं चाहती थी। और जब तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ 1758 से लेकर 1763 में, इसमें दोनों दो यूरोपीय शक्तियां थी, वो फिर से शत्रुता के रूप में आई। और फ्रांसीसी जो सेनापति थे काउंट दी लाली, वो हार गए थे, आत्महत्या जब हुआ। और सेनापति जो थे उनको आयरकुट ने, ब्रिटिश जो सेनापति थे आयरकुट, उन्होंने हरा दिया था। और 1761 में ब्रिटिशर्स ने पांडिचेरी पर कब्जा कर लिया, और इस प्रकार दक्कन भारत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। लगभग आजादी के दौरान तक 1947 तक ये पूरा का पूरा जो कब्जा था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कब्जे में किया हुआ था। आजादी के बाद, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, तो हमारे यहाँ जो थी रियासतें जो थी वो मिलाई जाने लगी थी। तो उसमें से कर्नाटक राज्य भी आया। अब हमारे यहाँ जो था संविधान जो बना हमारा, तो उस संविधान के अनुसार लिंग्विस्टिक बेस पे राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो कर्नाटक का पुनर्गठन भी कन्नड़ भाषा के आधार पे हुआ। और 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया, तो कर्नाटक एक राज्य के रूप सामने आया। पहले ये एक मैसूर राज्य के रूप में सामने आता था। 1973 में पुनर्नामकरण हुआ कर्नाटक। तो आपको ये ध्यान देना है, बच्चे भी यहाँ सुन रहे होंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि पहले इसका नाम मैसूर राज्य था, फिर इसको 1793 में इसका पुनर्नामकरण किया गया, जिसको कर्नाटक नाम दिया गया। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु और दक्षिण में केरल से लगती है। 29 जिलों के साथ ये राज्य 8वें सबसे बड़ा राज्य है। राज्य का अधिकार आज सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है कन्नड़। तो यहाँ आप देख सकते हैं कन्नड़ भाषा जो है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 भागों में ये बटा हुआ है, जिसमें हैदराबाद का कुछ पार्ट है, बॉम्बे का कुछ पार्ट है, मद्रास का कुछ पार्ट है, मैसूर का भी कुछ पार्ट है। तो ये सारे पार्ट्स को मिलाकर एक कर्नाटक राज्य बना। इसकी फॉर्मेशन कब हुई? 1956 में। तो यहाँ मैंने अभी आप सबको कर्नाटक राज्य की इतिहास से परिचित कराया है। अब मैं अपने जो कार्यभार है ये शाखा मैम को दे रही हूँ, जो आपको इस राज्य की कला के बारे में आपको बताएंगी। शाखा मैम प्लीज। शाखा मैम अगर नहीं जुड़ पा रही हैं, शाखा मैम जुड़ चुकी हैं बच्चों, तो आप देखो शाखा मैम आपको इस समय बताने जा रही हैं। आवाज नहीं आ रही है मेरे को।
शाखा की जगह के इस समय में विजयलक्ष्मी आप स्टार्ट कर सकते हो। विजयलक्ष्मी मैम। हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून विजयलक्ष्मी। ओके, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अकॉर्डिंग जो कर्नाटक स्टेट हमें मिल रखा है, इसमें मैं आपको इसके पॉलिटिकल व्यू से आपको बताती हूँ। आवाज नहीं आ रही। दिखाई दे रहा है सबको? हाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, तो ये जो पॉलिटिकल व्यूज है, हम देखें कि जो कर्नाटक स्टेट है, जैसे आप लोग को बच्चों आपको पता होगा कि हमेशा जो है वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट की जो काउंसिल मिनिस्टर है, या जिसे हम विधान परिषद भी कहते हैं और विधानसभा भी कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है स्टेट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये बांटा जाता है। तो जहाँ तक अगर कर्नाटक स्टेट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे विधानसभा सीट जो है वो 225 सीट्स हैं कर्नाटक की, और इसके विधान परिषद जो है, विधान परिषद की सीट जो है वो 75 सीट्स है। तो आपको भी पता है कि विधानसभा जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट पीपल जो है वो विधानसभा में चुनकर आते हैं, है ना, और विधान परिषद जो है वो इनडायरेक्ट वे में इलेक्ट होके आते हैं। और राज्यसभा की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे कर्नाटक स्टेट में जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो हैं 12 मेंबर, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है। और लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो 28 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं। राज्यसभा से 12 मेंबर कर्नाटक स्टेट से आते हैं। इनका एक हाई कोर्ट है जो कर्नाटक उच्च न्यायालय कहलाता है। यहाँ के जो गवर्नर जनरल हैं वो हैं वेजनूभाई वाला। आपको भी पता है कि गवर्नर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। किसी भी स्टेट के जो मेन पावर होती है वो गवर्नर के हाथ में होती है। और यहाँ के जो सीएम हैं, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, वो बीएस येदियुरप्पा हैं, जो बीजेपी पार्टी के हैं। यहाँ पे इलेक्शन जो हुए थे उसमें 104 सीट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट को मिली थी, जो अभी वहाँ पे रूलिंग पार्टी है। और एनआईसी जो नेशनल कांग्रेस पार्टी है, इसे 78 सीट मिली थी। जो यहाँ की रीजनल पार्टी है जेडीएस, इससे 38 सीट मिली थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे जो है वो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, और पावर में इस टाइम पे यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है ना। और इस तरीके की जो सरकार होती है, इस तरीके के जो पार्टी बनाई जाती है, वो जो है जिस पार्टी में मेजोरिटी हो, क्योंकि आपको भी पता है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे विधानसभा की जो सीट है वो 225 सीट है। तो 225 इट मीन्स कि 112 सीट जो है वो मेजोरिटी की है। बट 104, क्योंकि 104 सीट बीजेपी को सबसे ज्यादा मिली, इस वजह से गवर्नर जनरल जो है वो बीजेपी पार्टी को उन्होंने इनवाइट करा गवर्नमेंट बनाने के लिए। ठीक है बच्चों। और जो अगर हम पॉलिटिकल वे में डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो इसको 6 पार्ट में बांटा जाता है। इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एक है नॉर्थन ईस्ट ट्रांजैक्शन जोन है ये, और सेकंड है नॉर्थ ईस्ट ड्राई जोन कहलाता है, और जो थर्ड है इसका नॉर्थ ड्राई जोन, फिर नॉर्थ टेलेंसिन जोन, फिर हिली जोन कहलाता है, और जो 6th पार्ट है इसका वो कोस्टल जोन कहलाता है। तो इस तरीके से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी इसकी बांटी गई है।
ठीक है। और इसके जो इलेक्शन का मैं अगर देखूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा प्रेजेंटेशन में कि जो बीजेपी और कांग्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे लोकसभा की सीटों का, तो इस तरीके से है कि 2018 में जो है वो 93.9% सीट जो है यहाँ पे वो बीजेपी लेकर आई। ठीक है बच्चों, ये यहाँ की जो रीजनल पार्टी है जनता दल, जिसका रीजनल पार्टी कहते हैं, जो उस क्षेत्र की पॉपुलर पार्टी होती है और उसी क्षेत्र की होती है, वो सबसे जो यहाँ पे है इम्पोर्टेंट पार्टी वो है जनता दल, जिसका सिंबल आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक लेडी जो वहाँ के ट्रेडिशन पहना हुआ उसने, और ऊपर वो अपने धान की वो ले जा रही है। अगर मैं पार्टी की इसमें बात करूं कि किस तरीके से यहाँ पे पार्टी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, जो हमारे उसके स्टेट के जो है राज्यसभा की सीटों का आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि राज्यसभा की 12 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ से जा रखे हैं। ठीक है, तो आगे मैं शाखा मैम को इनवाइट करती हूँ। ओके, शाखा मैम के कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए मैं शोभित सर को इनवाइट करती हूँ कि वो आप कर्नाटक के बारे में कुछ एक्सप्लेन करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, ma'am. First of all, I welcome to all for joining the webinar. Thank you. Now I am going to start my presentation related to Karnataka. My topic is economic condition and production opportunity and contribution of Karnataka. तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ अभी। आई थिंक स्क्रीन प्रेजेंट है अभी सबके लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत कर्नाटका राज्य से रिलेटेड हम इसकी इकोनॉमी की बात करेंगे। इकोनॉमी इन द सेंस हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो कर्नाटक जो राज्य है, अब आप इकोनॉमिक के टर्म में ले रहे हो तो आप एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, कर्नाटका कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर किस तरीके से हमारा प्रोडक्शन होता है और किस तरीके से वो इनकम को जनरेट करता है। तो इनकम को जनरेट करने के बाद हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमी है, इंडियन जो इकोनॉमी है, उस इंडियन इकोनॉमी के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन कितना है और वो कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिसके थ्रू कर्नाटक राज्य के तहत क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है और इनकम को जनरेट किया जाता है। तो टॉपिक जैसे आपको पता है, इकोनॉमिक कंडीशन एंड प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी ऑफ कर्नाटका एंड इट्स कंट्रीब्यूशन। फर्स्ट, अभी जैसे स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हो, अभी कर्नाटका इज द 6th लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये 6th जो है कि सबसे लार्जेस्ट क्या है आपका स्टेट है। एंड पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 8th लार्जेस्ट स्टेट बाय इट्स पॉपुलेशन। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से डिवाइडेशन हुआ है आपका एरिया और पॉपुलेशन में, कैटेगराइज हमने इसको किया है। नेक्स्ट अभी बात करें सेक्टोरल जीडीपी ऑफ कर्नाटका। जीडीपी सबसे पहले तो आप अगर ये वर्ड देख रहे हो यहाँ पे जीडीपी, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसी भी जो फर्म है या कोई प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इनकम जो जनरेट हो रही है, तो कर्नाटक राज्य जो है अपने डोमेस्टिक रीजन में कितने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोड्यूस करता है, तो जितना प्रोडक्शन वो करेगा उस प्रोडक्शन के बदले उतनी ही उसको वहां पे इनकम वहां पे क्या होगी, प्राप्त हो पाएगी। तो हम यहाँ पे जीडीपी की वैल्यू देख रहे हैं कि ग्रॉस लेवल पे टोटल ओवरऑल जो है कर्नाटक, अगर मैंने कंपनी नाम दिया है तो उस कंपनी ने कितना जो है कि यहाँ पे प्रोडक्शन किया होगा, जितना प्रोडक्शन किया उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे अभी। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कैसे जो है कि इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले जो हाईएस्ट जो हमारा जीडीपी जो कलेक्शन होता है इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो आप देख रहे हो सर्विस सेक्टर से। सर्विस सेक्टर से 60.5% का जो है कि हमें वहां से कलेक्शन मिलता है। प्रोडक्शन जो है कि सबसे हाईएस्ट वो सर्विस सेक्टर से होगा। उसके बाद 22.7% जो है ये आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से है। इंडस्ट्री से जो है कि जनरली इतने जो है कि परसेंट की वैल्यू जो है कि जीडीपी में क्या करती है, इंक्लूड करती है।
इसके अलावा नेक्स्ट जो हमारा 5.9 जो है वो आपके जो है कि कंस्ट्रक्शन की वो जो वैल्यू है, यानी कि जितना भी जो कंस्ट्रक्शन किया जाएगा उससे इतने परसेंट का वहां पे जीडीपी में क्या होगा, उसका इंक्लूड किया जाएगा वैल्यू को। और नेक्स्ट आपका 5.7%, तो 5.7% आप देख सकते हो कि एग्रीकल्चर, कर्नाटक में मेजरली एग्रीकल्चर से जो है कि रूरल जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर के ऊपर, और वही जो है कि सोर्स ऑफ इनकम उनका होता है। एंड द लास्ट वन इज हम आप अभी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस आप लोग देख रहे हो कि 5.1% है, जो कि सर्विस सेक्टर का ही एक पार्ट होता है। यहाँ से इतना परसेंट कंट्रीब्यूशन किया जाता है ओवरऑल स्टेट की जो जीडीपी होती है। जीडीपी इट मीन जो है कि जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है। अब ये इतने वेरियस टाइप्स आपने देख लिए हैं कि इन सेक्टर में प्रोडक्शन होता है, तो ये एक तरीके से फैक्टर भी हो जाएंगे हमारे प्रोडक्शन के। अब थोड़ा सा स्टैटिक्स टर्म्स की हम बात करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हो कि जीडीपी यहाँ पे काउंट किया गया है। तो 18 एंड 90 2018-19 का हमने जीडीपी जो है कि कंक्लूड किया है। जब जीडीपी की बात की जाती है तो सबसे पहले हम एक बेस ले लेते हैं कि यहाँ पे किसी फिनेंशियल ईयर या किसी पर्टिकुलर ईयर में ही वो हम कंप्यूटेशन करेंगे वैल्यू का, कि कितना जो है कि इनकम को उसने अर्न किया होगा थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के बाद। तो इसमें जीडीपी की वैल्यू अगर देखें तो 15.35 लाख करोड़ रुपीस जो है कि इसका जीडीपी ओवरऑल वर्थ इसकी हो जाएगी 2018-19 के लिए, यानी कि इतने वैल्यू के, इतने रुपए के उसने क्या किए हैं, गुड्स और सर्विसेज को जो है कि प्रोड्यूस किया है, तो वो उसका रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ मनी हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट जीडीपी रैंक की बात करें तो ये 4th प्लेस का जो है कि स्टेट है। अब 4th प्लेस का स्टेट कैसे है कि टोटल इंडिया ने जितना प्रोडक्शन किया होगा, जितनी इनकम इंडिया ने कमाई होगी, उसमें जो है कि 4th नंबर का कंट्रीब्यूशन कर्नाटका से हुआ है, तो ये 4th नंबर का प्लेस हो जाएगा। जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो 6.8 इसका जो है कि 1920 के लिए है। पर कैपिटा इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है कि एक जो है कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान हम देखें उसकी वैल्यू कितनी अर्न करता है, कितना उसकी इनकम है, तो 2,10,885 जो है कि इन टर्म्स ऑफ मनी रुपीस के केस में यहाँ पे हो जाएगा। पर कैपिटा रैंक जो हम देखें जीडीपी रैंक, तो वो 7th प्लेस हो जाएगा इसका ओवरऑल इंडिया के, जो हम सारे स्टेट की बात करते हैं। तो ये सेक्टोरल डिवाइडेशन हमने देख लिया है। नेक्स्ट पब्लिक डेट की बात करते हैं। पब्लिक डेट इट मीन जो है कि कितना जो है कि बोरोविंग लिया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ से लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो करेगी पैसा। तो बोरोविंग की जो परसेंटेज वैल्यू है ओवरऑल वो 19.5% है जीएसडीपी। तो जीडीपी का ही जो कि हमने यहाँ पे एस वर्ड को इंक्लूड कर दिया है, तो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि उस स्टेट ने, कर्नाटका स्टेट ने कितना ओवरऑल प्रोडक्शन किया होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना उसने प्रोडक्शन किया है उसका 19.5% वो उसने बोरोविंग लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। बजट बैलेंस की बात कर रहे हैं तो बजट बैलेंस इसका कितना हो जाएगा, -46,072 करोड़। माइनस का सिंबल इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं बजट का जो है कि वो एक्सपेंडिचर ज्यादा हुआ है, तो ज्यादा खर्चा किया है, तो इस वजह से वो नेगेटिव में चला गया है। रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंस की अगर बात करें, रेवेन्यू कलेक्शन इट मीन जो है कि कितना ओवरऑल कर्नाटका जो गवर्नमेंट है उसने जो है कि टोटल अगर देखें कितना रेवेन्यू को कलेक्ट किया है, तो 1.8 लाख 80 लाख करोड़, इट मीन 1.8 लाख करोड़ जो है कि उसका रेवेन्यू कलेक्शन हो जाएगा जितना उसने कलेक्शन किया है। और एक्सपेंस कितना कर दिया है, 2.38 लाख करोड़। तो एक्सपेंस यानी कि खर्चे की वैल्यू जब ज्यादा है तो इस वजह से हमारा जो बैलेंस था ओवरऑल बजट के बैलेंस में ले तो वो माइनस में चला गया था, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्या था, इसमें इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, हाई हो रहा है एक्सपेंस के टर्म्स में। तो ये सारी वैल्यू है। नेक्स्ट जीडीपी ग्रोथ 56% है एंड पर कैपिटा इनकम जो है कि 43.9% है। और ये जो वैल्यू हम देख रहे हैं ये एक डिकेड की वैल्यू है, यानी कि 2010 और अभी हम 2020 में है, तो इतनी वैल्यू जो है कि यहाँ पे ग्रोथ हुई है ओवरऑल। तो जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चर सेक्टर, इसका मेजर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है कि रूरल पर्सन जो है कि ज्यादा क्या करते हैं, प्रोडक्शन का काम करते हैं। ओवरऑल कल्टीवेशन लैंड की अगर बात करें, फील्ड की अगर बात करें हम, तो 1,23,100 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ कल्टीवेटेड लैंड है।
तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इस तरीके से, जैसे हम लोग भी अभी क्या करते हैं, पैडी की अगर खेती करते हैं तो यहाँ हमारे अदर वेरियस मेथड हो सकते हैं, वहाँ जो है स्टेक ऑन स्टिल्स इन पैडी फील्ड, इस तरीके से वहाँ जो हमारा धान जो होती है उसके बाद जो रिमेक्शन हो जाता है उसको इस तरीके से वहाँ पे एक्यूमुलेट करके रखा जाता है। और ये कुछ सीजनल जो क्रॉप्स किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और समर जो है कि हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है, देख रहे हो आप कि खरीफ का अप्रैल टू सितंबर, नेक्स्ट रबी का अक्टूबर टू दिसंबर एंड समर जनवरी टू मार्च में यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है किसी भी क्रॉप्स का। कुछ मेजर क्रॉप्स की बात कर लेते हैं जिनसे जो है कि ओवरऑल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है या बहुत ज्यादा इनकम को अर्न करके देते हैं। जनरली राइस हो गया, रागी, ज्वार, मेज, ये सारे के सारे पल्सेस हमारे क्या हो जाएंगे, ओवरऑल यहाँ से ज्यादा इनकम को अर्न किया जाता है। इसके अलावा कुछ और जैसे कैश्यूज, कोकोनट, एयरकनेट हो गया, कार्डेमम हो गया, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन कर्नाटका, इनका कर्नाटका में इनका प्रोडक्शन किया जाता है और ये ओवरऑल वैल्यू जो है कि यहाँ से हाई जनरेट हो पाती है। हॉर्टिकल्चर सेक्टर का जो है वो 40% कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर से, एंड 70 एंड इट्स अबाउट 17% ऑफ स्टेट जीडीपी। और जितना कर्नाटका राज्य आपका टोटल प्रोडक्शन करता है उसका 17% हॉर्टिकल्चर सेक्टर से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इसका मिलेगा। फ्लोरिकल्चर सेक्टर में कर्नाटका जो है उसकी सेकंड पोजीशन है, एंड हम टोटल देखें तो 700 टन ओवरऑल जो है कि या 500 मिलियन की इसकी वर्थ है, यहाँ पे इतना इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट, कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोर्स सीरियल्स, जो मोटे अनाज होते हैं, रॉ सिल्क होता है, टोमेटोज होते हैं, इनका जो है कि सबसे ज्यादा यहाँ प्रोडक्शन किया जाएगा। तो जो वैल्यू सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाएगी वहां से उतनी इनकम जनरेट हो पाएगी। द स्टेट ऑक्युपाइज द 5th पोजीशन इन फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट। ओवरऑल इंडिया में जितने भी एक्सपोर्ट जहाँ पे स्टेट में किया जाता है तो 5th नंबर पे कर्नाटका में फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किया जाता है, जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन करता है पर 10% रेवेन्यू कलेक्शन का। ओके, सॉफ्टवेयर की बात करें तो सबसे पहले पे कर्नाटका आता है, सिलिकॉन वैली, जहाँ से हम कहते हैं कि बेंगलुरु में सबसे ज्यादा आईटी हब है। तो यहाँ पे वर्थ जो होगी सॉफ्टवेयर एक्सेस यूएस डॉलर में 30.41 बिलियन 17-18 का जो है कि यहाँ पे हमारे पास डाटा है। तो आप देख सकते हो कि इतनी वैल्यू वहां से जनरेट हो पाती है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर बात करें, इट मीन जो है कि वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, एजुकेशन कैसी है, हेल्थ फैसिलिटी कैसी है, तो उसके अकॉर्डिंग कर्नाटक का जो प्लेस होगा वो 12th उसकी रैंकिंग हो जाएगी, जितने भी हमारे इंडिया में जितने स्टेट हैं। नेक्स्ट, अगर हम ओवरऑल ग्रोथ की बात करें कर्नाटका के, तो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो स्टेट ने कितना जो है कि प्रोडक्शन किया होगा उसकी हम वैल्यू अगर ईयर बाय ईयर देखते रहें तो जैसे आप देख पा रहे हो कि इंडियन रुपीज, एक तो यहाँ पे यूएस डॉलर में दिया गया है, फिर इंडियन रुपीज में जो है कि उसकी वैल्यू दी गई है। 15-16 के लिए 150 इंडियन रुपीज में जो आप देख सकते हो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10.13 ओवरऑल वैल्यू, और इन टर्म्स ऑफ मनी 1.50 इंडियन रुपीस के फॉर्म में ट्रिलियन जो है कि इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस तरीके से हम सेक्टोरल डिवाइडेशन देखेंगे तो 20 एंड 21 के लिए हमारा जो है कि इसकी वैल्यू 250 से जो है कि अब इसकी ओवरऑल वर्थ हो जाएगी कि किसी फाइनेंशियल ईयर में कितना इसने प्रोडक्शन किया है और कितनी इसकी मनी वैल्यू जनरेट हुई है। थैंक यू फॉर। हाँ मैम, आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। हाँ यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। हाँ, अगर शाखा मैम नहीं जुड़ पा रही है तो थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन मैं उनका कर देती हूँ यहाँ पे। मैम मैं बोलने जा रही हूँ। ठीक है, ओके ओके। बोलो। मेरी आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आ रही है शाखा, आ रही है आवाज? हाँ हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून। आज
मैं आपको कर्नाटक का जो आर्ट एंड कल्चर है उसके बारे में जो है कुछ चीज़ें बताती हूँ। Like the southern state of Karnataka in India has a distinct art and culture, and it has a long history of language and religious ethnicity. Now, a number of ethnic groups live in Karnataka, like Kannadigas. Also live in Karnataka. Now, after the ethnicity, there are different dance forms in Karnataka, like Yakshigan. Yakshigan is a form of dance or drama, and it is performed in theaters. In fact, it is one of the major theatrical forms in coastal Karnataka. It is a fusion of folk and classical traditions, which makes Yakshigan a unique form of art. There are other dance form also which is performed in Karnataka, like Dolu Kunitha, which is a major form of folk dance, and it is performed mainly by men and women of the Kurupa community of northern Karnataka. Then the other dance form is Garudi Gombe. Garudi Gombe is a folk dance in which dancers dress in suits which is made up of bamboo sticks. Then Pata Kunitha is another popular folk dance of Karnataka, which is extremely popular in the among the inhabitants of Mysore. Here you can see the picture of Garudi Gombe, which is performed in Karnataka. Now the other dance form is Nagamandala. Nagamandala, it is a ritual dance which is performed in especially in South Karnataka to tranquilize the serpent spirit. सर्पेंट स्पिरिट मतलब यहाँ के जो नाग देवता होते हैं उनकी स्पिरिट जो होती है उनको शांत करने के लिए नागमंडला डांस जो है उसे परफॉर्म किया जाता है एंड इट इज़ ए नाइट लॉन्ग अफेयर. रात भर जो है ये डांस परफॉर्म किया जाता है एंड दिस डांस is a symbol of fertility and embodiment of life force. The celebration of Nagamandala at Karnataka employs music, dance, ritual, chanting in Sanskrit and Kannada and possession in Kannada and possession of the head priest. Here you can see the picture of Nagamandala. Now after dance form, we will go to the language of Karnataka. Different languages are spoken in Karnataka, but the main language and the official language of Karnataka is Kannada. The other languages are Urdu, Telugu, Tamil, Malayalam, Marathi, Tulu, Konkan, and Hindi. These are spoken in different parts of Karnataka, but mostly people speak in English and Hindi languages. Then after language of Karnataka, we can see the festivals of Karnataka. Number of colorful festivals are performed in Karnataka. One of the famous is your Mysore Dashera, which is organized as Nad Habba, and it is the main festival which is celebrated among the people of Mysore. Then next festival which is performed in Karnataka is Kambala festival. Here in the picture you can see that it is a annual buffalo race which is organized in Dakshin Kannada and Udupi districts of Karnataka by the farming communities. It is basically performed by the people who follow farming occupation. This is a sporting festival and it is held between the month of November and March. It is a very well known for buffalo race. This is a 2-day festival and more than 150 buffaloes are specially groomed for this one of the amazing Karnataka festival. Now after Kambala festival, the other festival which is performed in Karnataka is your Hampi festival. It is also known as Vijaya Utsav. Hampi festival is a grandiose affair. It is a very grand affair in South India, and it is a cultural festival which is organized in South Indian village of Hampi. So, because it is related to, it is celebrated in Hampi, it is known as Hampi festival, and because Hampi is a very famous tourist and heritage site of Karnataka. It is famous artists and musicians of Karnataka attend this festival, and they showcase their marvelous talent and spirit. In a very good spirit, stalls line the streets selling handicrafts and little and different things are showcased in the Hampi festival. Now after the festival, we will go to the food of Karnataka. As all of you know that Karnataka is extremely rich in variety of different kinds of food. Karnataka is famous for variety of dosas and sambar. Rice is the staple food of Karnataka. Then a typical of Kannadiga Utta meal consists of rice, sambar, pickle, ghee, desserts and other curry-based dishes served on a banana leaf.
Now, Karnataka is also famous for different tourist destinations. Karnataka has many tourist locations, and each location speaks in volume and uniqueness. Now, the state is known for its historical places like historical places, wildlife sanctuaries, and World Heritage sites. And the city Bangalore is the forefront of the rapid economic and technological development. So it is also a very important tourist place. Then in Karnataka, different districts and places are very famous for tourist destinations like Mysore, Aihole, Bijapur, Badami, Hampi, Hassan, Mangalore, and Pattadakal. These are some of the historical destinations in Karnataka. The coastal coast of Karnataka is not very large, but it is home to India's most beautiful seaside. Like the state is between the west coast and the Deccan Plateau. So there are number of coastal areas which is favorite for tourist which is favorite as a tourist destinations for the people. Then plateau is located in the forest, pavilion, temple, cave, beach, river bank, and coffee plantations, waterfalls. All these are famous for tourism in Karnataka. Here you can see some pictures of the heritage sites which are famous. Um, sorry. Uh, this is Sun Temple. So it is a very popular tourist destination in Karnataka. Thank you. Thank you, Shakha. First of all, I would like to thank all the teachers who cooperate with me in this celebrating this webinar. आप सभी को मालूम है, मेरी वॉइस आ रही है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत हम जो ये वेबिनार कर रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहा है और इसका मेन मकसद है कि हमें कंट्री में यूनिटी लानी है और इसलिए हमारे केवीएस ने इस कर्नाटक भाषा को, कर्नाटक राज्य को लिया है, जिसकी संस्कृति को, जिसकी हिस्ट्री को हम लोग यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इन द एंड आई वुड लाइक टू से कि हम्पी, जैसा कि भी शाखा मैम ने बताया कि हम्पी इज अ प्लेस, हम्पी एक ऐसा स्थान है जिसको सबसे पहले कर्नल मैकेंजी ने खोजा था। In 1800, he was the official of the East India Company who surveyed the area. हम्पी एरिया को उन्होंने सर्वे किया था और इस एरिया को सर्वे करने के बाद ही पता चला था कि देयर वाज अ विजयनगर एम्पायर। तो हम्पी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ कर्नाटका एंड हियर द सम ऑफ द टेम्पल्स, पंपा देवी के नाम से भी एक टेम्पल जो यहाँ पे बना हुआ है। तो ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर दिस वेबिनार एंड आई होप all of you have done well in this webinar. Prabha ma'am, thank you for that. Prateek sir, it's very well. Thank you for recording this webinar. Thank you all of you. Thank you.